बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले के 2 एपिसोड में हमने जाना डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में कि डी ब्रोगली ने क्या कहा, किस प्रकार उन्होंने मैटर की ड्यूअल नेचर के बारे में बताया। उसके बाद फिर हमने जाना कोई एक न्यूमेरिकल अगर डी ब्रोगली इक्वेशन पर आता है तो उसे हम किस प्रकार से करेंगे। बोर ने किस प्रकार डी ब्रोगली के समीकरण को या डी ब्रोगली ने बोर के जो बताया था कि कोणीय संवेग का मान NH/2π होना चाहिए, उसको किस प्रकार सत्यापित किया। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हमने डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना या डी ब्रोगली का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सीखा था। आज के एपिसोड में हम जानेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसको ध्यान से गहराई से समझने का प्रयास करें कि हाइजेनबर्ग ने कहा था। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, जिसको हम चिरसम्मत यांत्रिकी कहते हैं, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो मैक्रो पार्टिकल्स के लिए थी या बड़े कणों के लिए थी, जैसे ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं उनके लिए थी। किसी गतिमान पिंड के लिए थी जो न्यूटन्स लॉ पर आधारित थी, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि ऐसे गतिमान पिंड, ऐसे मूवेबल पार्टिकल्स जो बड़े कण हैं या मैक्रो पार्टिकल्स हैं, उनकी हम स्थिति यानी कि पोजीशन और संवेग यानी कि मोमेंटम हम उनको आसानी से एक साथ निर्धारित कर सकते हैं। मैक्रो पार्टिकल्स के पोजीशन और मोमेंटम, स्थिति और संवेग को एक साथ निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन जब बात आई माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो ड्यूअल नेचर रखते हैं, द्वैत प्रकृति रखते हैं, जो तरंग के समान भी गुण दर्शाते हैं और कण के समान भी गुण दर्शाते हैं, तो उनकी स्थिति और संवेग को, उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ यथार्थता से, एक्यूरेसी से ज्ञात करना संभव नहीं है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ फेल हो जाती है। यहाँ से वेव मैकेनिक्स की शुरुआत होती है, तरंग यांत्रिकी की शुरुआत होती है। और हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि किसी भी कण की, और कण मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो ऐसे माइक्रो पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल, इनकी पोजीशन और मोमेंटम को, उनके स्थिति और संवेग को एक साथ यथार्थता से ज्ञात करना संभव नहीं है। जिसको बाद में और ब्रॉड रूप में कैसे दिया गया कि ऐसा एटॉमिक पार्टिकल्स के वे गुण जो एक दूसरे पर निर्भर करते हो, ध्यान से बात सुने, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के वे गुण जो एक दूसरे पर निर्भर करते हो, उनको एक साथ यथार्थता से ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ बात की शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाइजेनबर्ग कहते हैं कि स्थिति और संवेग किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल, हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसकी स्थिति और संवेग को हम एक साथ नहीं नाप सकते। यहाँ एक और बात विशेष ध्यान दें, यह हम बिल्कुल नहीं करें कि इलेक्ट्रॉन की हम सही स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। हम यह भी नहीं कर रहे कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके हम सही संवेग का मालूम नहीं कर सकते, वह भी कर सकते हैं। हम एक्यूरेसी से मोमेंटम भी ज्ञात कर सकते हैं, हम एक्यूरेसी से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी बता सकते हैं। लेकिन जो ध्यान देने की बात यह है कि दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी से ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ गई? स्थिति और संवेग को एक साथ यथार्थता से ज्ञात करना संभव नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू h/4π। यहाँ डेल्टा एक्स क्या है? यहाँ डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, स्थिति की अनिश्चितता। और यहाँ पर डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, संवेग की अनिश्चितता। अब इसको फिर समझो, देखो h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये 4, ये फिक्स वैल्यू, पाई की वैल्यू फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इनके गुणनफल का मान सदैव स्थिर रहेगा। अब डेल्टा एक्स यहाँ पर है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, स्थिति की अनिश्चितता, डेल्टा पी संवेग की अनिश्चितता। यदि हम स्थिति निश्चित कर रहे हैं, यदि हम इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति पता कर रहे हैं, तो जैसे ही ये अनिश्चितता कम होगी, यानी कि निश्चित के रूप में जा रहा है, तो उतना ही डेल्टा पी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा।
बात समझा भाई? क्यों? क्योंकि इनका दोनों का गुणनफल, इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है, एक स्थिर राशि है। तो जितना ज्यादा, जैसे जैसे हम कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन की सही सही स्थिति पता कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स यानी कि अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, अनिश्चितता कम होती जाएगी, उसी अनुपात में यहाँ पर उसकी संवेग की अनिश्चितता बढ़ती चली जाएगी। तो हम स्थिति सही पता लगा लेंगे, लेकिन संवेग का सही सही पता नहीं लगा पाएंगे। वाइस वर्सा, यदि हम संवेग का सही सही पता लगाना चाहते हैं तो डेल्टा पी का मान कम होता चला जाएगा, संवेग निश्चित होता चला जाएगा, और उसी रेशो में यहाँ पर डेल्टा एक्स यानी कि स्थिति की अनिश्चितता बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक स्थिर राशि है। तो स्थिति और संवेग, इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर जहां वो पाया जा रहा है उसकी स्थिति और उसके संवेग को, पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ यथार्थता से माप नहीं सकते हैं। एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई सर्कुलर पाथ है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए चक्कर लगा रहा है, वेव के रूप में चक्कर लगा रहा है यहाँ पर। अब जब हम उसका स्थिति का सही पता लगाना हम चाहते हैं, तो यहाँ जो हम रेडिएशन भेजेंगे उसकी वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए। जैसे ये ज्यादा वाली वेवलेंथ है, अब इलेक्ट्रॉन से पता नहीं लग पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटी तरंग दैर्घ्य की वेवलेंथ को या बहुत छोटी तरंग दैर्घ्य की वेव को या तरंग को यहाँ पर भेजना पड़ेगा, रेडिएशंस को। जब तरंग दैर्घ्य छोटी होगी, आप जानते हो एनर्जी में और वेवलेंथ कैसे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी छोटी तरंग दैर्घ्य की वेवलेंथ रेडिएशन को भेजेंगे उतनी एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाएगी, और जितनी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी उससे यहाँ पर मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, तो हम मोमेंटम का पता नहीं लगा पाएंगे। आसन भाई, यदि हम स्थिति का सही पता लगाना चाहते हैं तो यहाँ तरंग दैर्घ्य छोटी होनी चाहिए। तरंग दैर्घ्य छोटी होगी तो स्थिति का पता लगा लेंगे, लेकिन मोमेंटम नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आप पता नहीं लगा पाओगे। यदि हम ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाली भेजेंगे तो उस केस में क्या होगा, उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, तो हम यहाँ ज्यादा तरंग दैर्घ्य में हम स्थिति का पता नहीं लगा पाएंगे, मोमेंटम पता लगा लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को एक साथ यथार्थता से मापा जाना संभव नहीं है। या हम कहें कि सब एटॉमिक पार्टिकल के उपपरमाणुवीय कणों के वे गुण जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उनको एक साथ यथार्थता से मापा नहीं जा सकता है। एक और क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है, वे ये कहते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माइक्रो पार्टिकल्स पर लागू होता है लेकिन मैक्रो पार्टिकल पर नहीं। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत सूक्ष्म कणों पर तो लागू होता है लेकिन स्थूल कणों पर लागू नहीं होता है, तो उसको कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा यहाँ पर है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। पी हमने क्या कहा, मोमेंटम है, तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा एक्स एम डेल्टा बी। तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज किस में आएगा, वेलोसिटी में। पी बराबर होता है एम बी या एम सी, यहाँ पर ये क्या हो गया एच अपॉन 4 पाई। या हम कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी ये बराबर किसके आ गया, ऑलमोस्ट इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ तक बात समझ आती है। हम माइक्रो पार्टिकल के लिए बात करते हैं। माइक्रो पार्टिकल, मान लीजिए माइक्रो पार्टिकल रूप में हम किसको लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन का मास आपको मान लो कितना होता है 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम। 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितनी है, प्लैंक कांस्टेंट की 6.62 × 10⁻34। यहाँ क्या आ जाएगा 4, पाई की वैल्यू 3.14 और यहाँ 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम। यहाँ तक आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये जाएगा ऊपर +31 हो जाएगा, तो लगभग कितना आ जाएगा 10⁻³ या 10⁻⁴ मीटर के आसपास आ जाएगा ये वैल्यू। और इसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, इसको आसानी से हम माप सकते हैं। 10⁻⁴ मीटर को मापा जाना संभव है। इसका मतलब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत सूक्ष्म कणों के लिए या माइक्रो पार्टिकल के लिए लागू होता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए वो कहते हैं मैक्रो पार्टिकल के लिए, स्थूल कणों के लिए लागू क्यों नहीं होता है। एग्जाम्पल से मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं मैक्रो पार्टिकल। एक कोई ऐसी बॉल ले लेते हैं जिसकी की मास कितना हो, हम कहें 100 ग्राम है। हम कोई पार्टिकल ले लें, बॉल ले लें और उसका मास कितना 100 ग्राम, तो हम 100 ग्राम क्या कहते हैं, मान लीजिए 0.1 किलोग्राम है, 0.1 किलोग्राम। तो यहाँ जहाँ हम रख रहे थे पहले इलेक्ट्रॉन का मास, अब क्या रखेंगे यहाँ पर 0.1 किलोग्राम।
अब जब इस पॉइंट ब्लैंक प्रोग्राम को यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, वो 10⁻⁻34 के आसपास 10⁻⁻34 आ गया। अब ये इतनी छोटी वैल्यू है जिसको कि मापा जाना संभव नहीं है। 10⁻⁻34 को मापा जाना संभव नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये स्थूल कणों के लिए या मैक्रो पार्टिकल के लिए लागू नहीं होता है, केवल माइक्रो पार्टिकल के लिए लागू होता है। कि हमने आपसे पहले शुरुआत किससे की थी, हमने कहा था क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहती थी कि जो न्यूटन के गति के नियम पर आधारित थी वो तो मैक्रो पार्टिकल्स के लिए सही थी, वो तो बड़े पिंड जैसे जो हम कह जितने भी ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन छोटे कणों के लिए जो हाइजेनबर्ग ने शुरुआत की वेव मैकेनिक्स की, वो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ये कहता है कि वो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए है, वो मैक्रो पार्टिकल पर लागू नहीं होता है। तो आज के एपिसोड में आपने हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, यद्यपि आपने इसको क्लास 11th में पढ़ा था लेकिन उतनी गहराई से नहीं जाना था, यहाँ आपने हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत को समझा। और यह जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है और यह सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, स्थूल कणों पर नहीं, इसको आपने सीखा। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाए।